हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, एकदम मजे में। तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। बच्चों, हमने देखा कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से कोई भी पॉइंट के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए हमने बायो सावर्ट लॉ का यूज किया था। जैसे कि मान लो कि हमें एक कंडक्टिंग वायर इनफाइनाइट लेंथ का दिया गया है, करंट ये डायरेक्शन में जा रहा है और मुझे बोला गया कि भैया ये वाले तार से ना किसी एक पॉइंट सेपरेशन पे कोई पॉइंट P है और ये P पॉइंट के ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूं? तो अभी तो आपको फॉर्मूला पता है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, फिर एंगल है θ1 θ2 90 90 प्लेस कर दो। हमारा वो फॉर्मूला आपको पता है, μ0I/4πd साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है, वहां पे θ1 θ2 की वैल्यू प्लेस करोगे, यू विल डेफिनेटली गेट दैट आंसर। लेकिन सोचो जरा कि यहां पे अगर मैं कोई एक दूसरा वायर भी यहां पे लगा दूं, तीसरा वायर लगा दूं, मतलब कि बंच ऑफ वायर अगर यहां पे है और मैं बोलूं कि वो बंच ऑफ वायर की वजह से इसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो चीजें थोड़ी ना डिफिकल्ट हो जाएगी। वैसे आसान है, उससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। यस और नो? और वही कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए बच्चों हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ है। मतलब कि किसी एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से या फिर एक से ज्यादा करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर बंच ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर दिए गए, किसी में ऊपर की डायरेक्शन किसी में नीचे की डायरेक्शन, मतलब कि करंट की डायरेक्शन भी अपोजिट हो सकती है। यस और नो? मान लो कि 10 तार दिए गए हैं, उसमें से 7 तार, जो भी 7 वायर है उनमें अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है और बाकी के 3 है उनमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट। तो ऐसे केस में मान लो कि उनके मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है, तो ऐसे केस में ये पॉइंट पी के ऊपर ड्यू टू देम कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। यस और नो? किसका यूज करके? एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके। देखो, बायो सावर्ट से भी हो सकता है, लेकिन चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। सोचो ना, एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या क्या पापड़ बेलने पड़े थे। यस और नो? हमें छोटा सा सेक्शन अज्यूम करना पड़ा था, फिर वही सेक्शन से यहां पे हमने वो डिस्टेंस आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वो एंगल वगैरह हमने प्लेस की थी, फिर लेंथ को हमने एंगल के फॉर्म में देखा था और फिर उसको इंटीग्रेट किया था। पहले फाइनाइट लेंथ का तार लिया था, फिर इनफाइनाइट लेंथ के तार के लिए हमने वो फॉर्मूला डिराइव किया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो जो प्रोसेस थी ना, वो थोड़ी लेंथी हो गई थी। उसी को आसान करने के लिए एम्पियर जी ने हमें एक बहुत ही बढ़िया सा लॉ दिया है। एम्पियर जी का जो लॉ है ना, उसका यूज करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। बाकी उनका जो ऑब्जर्वेशन रहा था ना, वो ऑब्जर्वेशन तो कुछ ये था। क्या ऑब्जर्वेशन था समझो? उन्होंने बोला कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इन द फ्री स्पेस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी टाइम्स द नेट करंट पासिंग थ्रू एनी सरफेस एनक्लोज बाय द क्लोज पाथ। फिर से बोलता हूं, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट परमिटिबिलिटी टाइम्स द नेट करंट पासिंग थ्रू एनी सरफेस एनक्लोज बाय द क्लोज पाथ। यस और नो? ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया था। नहीं समझ में आया ना? नहीं समझ में आया ना? नहीं समझे ना कि क्या ऑब्जर्वेशन था? सर सेंटेंस तो लिखा है कुछ, मतलब किसको किसके सर इसका इतना टाइम्स होता है वगैरह, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, समझ में नहीं आता है स्टेटमेंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ये नहीं समझ में आता है लेकिन यहां से कुछ पता चलता है, ठीक है, अरे ये भी समझा देंगे, ये भी समझाएंगे। ध्यान से फोकस करते जाओ, जो हम बोलना चाहते हैं उसके ऊपर फोकस करो। ये जो उन्होंने सेंटेंस बोला है ना, ये जो सेंटेंस उन्होंने दिया था उसको समझते हैं उन्होंने क्या बोला था। ठीक है, देखो उनका ऑब्जर्वेशन क्या था और हम ये ऑब्जर्वेशन को किस तरह से यूज करते हैं, दोनों में डिफरेंस है। यस और नो? हम ये ऑब्जर्वेशन जो भी है ना, उसको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यूज करते हैं, बाकी उनका ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसा था। क्या ऑब्जर्वेशन था समझो, ये जो सेंटेंस लिखे है ना उसको ध्यान से समझते जाओ, क्या बोला था उन्होंने, ध्यान से समझो। हम ना ब्लू कलर का पेन लेते हैं। उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर आप किसी एक एग्जांपल के लिए एक ही करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं, एक ही कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भैया अगर आपके पास कोई एक ऐसा कंडक्टर है और ये पी पॉइंट है ना, उसको अभी मैं मिटा देता हूं। अगर आप ये कंडक्टर के सराउंडिंग में, मान लो ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के सराउंडिंग में
एक वर्चुअल एक लूप अज्यूम कर लो, एक वर्चुअल एक लूप अज्यूम कर लो, ऐसी लूप जिसकी लेंथ आपको पता होनी चाहिए। ये सुनो, तो लेंथ मुझे पता हो इसके लिए मैं क्या करता हूं, उसको सर्कुलर लूप अज्यूम कर लेता हूं। क्या करता हूं? सर्कुलर लूप। तो उन्होंने बोला कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में अगर मैं कोई एक सर्कुलर लूप यहां पे अज्यूम कर लेता हूं, सर्कुलर लूप जरूरी नहीं है, समझना, फिर से बोल रहा हूं, सर्कुलर लूप जरूरी नहीं है, लूप होनी जरूरी है। ये सुनो, अगर वो कोई भी नेचर की हो, कोई भी शेप वाली हो सकती है, आप सर्कुलर ले लो, आप स्क्वायर ले लो, कोई भी लूप ले सकते हो, ठीक है, लूप कोई भी हो सकती है, लेकिन उसकी लेंथ आपको पता होनी जरूरी है। मैंने क्या किया, ये सर्कुलर लूप अज्यूम कर ली। तो अगर आप किसी सर्कुलर लूप को अज्यूम करते हो और उसी लूप को, उसी सर्कुलर लूप को अगर आप छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करोगे, जैसे कि यहां पे एक सेक्शन, यहां का 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 एक सेक्शन, मतलब कि पूरी लूप को ना छोटे छोटे डीएल लेंथ वाले छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर दो। पहले तो लूप अज्यूम करवाया और फिर क्या करवाया उन्होंने, ये पूरे सर्कुलर लूप को छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर दो, छोटे छोटे सेक्शन में, ठीक है। मान लो कि ये लूप है, छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर दो। अगर मैं ये वाला तार है ना, ये वाला तार है, करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, मैं थोड़ा सा इसका व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर देता हूं। मान लो कि अभी मैं इसको ऐसे अज्यूम करता हूं तो करंट अंदर जाता दिखेगा, ऐसे था तब नीचे से ऊपर जा रहा है, तो जैसे मैं इसको ऐसे करूंगा तो करंट अंदर की ओर जाता दिखेगा, यस सुनो। और फिर मैं उसको ड्रॉ करूं तो मुझे वो ऐसा दिखेगा, करंट अंदर जा रहा है, मतलब कि उसको मैं क्रॉस से दिखाऊंगा। और ये जो मैंने लूप अज्यूम किया है, वो लूप सर्कुलर लूप मैंने अज्यूम किया, तो ये हो गई मेरी सर्कुलर लूप, ठीक है, ये हो गई मेरी सर्कुलर लूप। क्लियर है? ये हो गई सर्कुलर लूप। तो उन्होंने बोला कि पहले तो एक लूप अज्यूम कर लो, ये करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में एक लूप अज्यूम कर लो और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो। वो टुकड़े डीएल लेंथ के, छोटी छोटी लेंथ के टुकड़े होने चाहिए, ठीक है। पूरी लूप को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर उन्होंने बोला कि जहां जहां पे आपने जो टुकड़ा यहां पे निकाला है, जो सेक्शन किया है, इसका छोटा छोटा सेक्शन लिया है, हर एक सेक्शन को वहां पे आने वाली ये मैग्नेटिक तार, सॉरी ये करंट कैरिंग तार की वजह से वो छोटे से सेक्शन पे आने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो। मतलब कि हर एक टुकड़े को आपको यहां पे मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। मतलब कि ये पहला टुकड़ा है, मान लो ये मेरे लिए पहला टुकड़ा है, तो उसके लिए ये टुकड़े के ऊपर इसकी वजह से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा उसको फाइंड आउट करूं और उसको डीएल के साथ मल्टीप्लाई कर दूं। सिमिलरली ये टुकड़ा है तो यहां पे आने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ इसकी लेंथ को मल्टीप्लाई कर दूं। ये तीसरा टुकड़ा है तो इसको भी लेंथ डीएल है, इसकी वजह से यहां पे आने वाले मैग्नेटिक फील्ड को ये डीएल के साथ मल्टीप्लाई, मतलब कि उन्होंने बोला कि ऐसे जितने भी आपने टुकड़े पसंद किए हैं ना, यहां पे जितने भी टुकड़े पसंद किए, सारे छोटे छोटे टुकड़ों को, उनकी टुकड़ों की लेंथ को आपको क्या करना है, ड्यू टू दिस तार यहां पे आने वाली, जहां पे वो टुकड़ा पसंद किया है वहां पे आने वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यस और नो? मतलब कि बी डीएल कंपोनेंट कंप्यूट करो, यस और नो? हर एक टुकड़े के लिए बी इंटू डीएल कंपोनेंट कंप्यूट करो। ये हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, ये हो जाए उसके बाद आपको इन जितने भी ये छोटे छोटे टुकड़े आपने बनाए थे, मान लो मैंने 1000 टुकड़े किए, हो सकता है आप 1,00,000 टुकड़े बनाओगे, हो सकता है कोई 10,000 टुकड़ा बनाए, यस और नो? तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। यूजर जितना चाहता है उतना टुकड़ा बना सकता है, यस और नो? मैंने क्या चाहा, मैंने मान लो कि 1000 टुकड़ा बनाया, तो मेरे पास ऐसे b इंटू डीएल, बी इंटू डीएल, बी इंटू डीएल कितने आएंगे, 1000, ठीक है। हर एक टुकड़े के लिए मुझे b इंटू डीएल वाला कंपोनेंट कंप्यूट करना है, वो उन्होंने बोला, ठीक है। ये लो समझा रहा हूं कि क्या बोला है उन्होंने, उनका ऑब्जर्वेशन क्या था, ठीक है। तो मेरे पास ऐसे 1000 टर्म आई, तो उन्होंने बोला कि जो आपके पास 1000 टर्म आई ना, वो 1000 टर्म, मैंने 1000 टुकड़ा निकाला था, इसलिए मेरे पास ऐसे b इंटू डीएल वाली 1000 टर्म्स आएगी, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि जो आपके पास ये b इंटू डीएल वाली सारे टुकड़ों के लिए आपने कंप्यूट कर दिया, उसके बाद जो आपके पास, मान लो आपने 1000 टुकड़ा किया है तो आपके पास 1000 टर्म्स आएगी, तो आपको वही 1000 टर्म को क्या करना है, अभी जोड़ना है, मतलब कि सबका एडिशन कर दो, सबका एडिशन कर दो। कहां तक, जहां तक आपके जितने टुकड़े हैं वहां तक सबका जो भी बी डीएल आपने कंप्यूट किया है उसका एडिशन कर दो। और फिर उन्होंने बोला कि बच्चों जब आप ये एडिशन करोगे ना,
जब आप ये एडिशन करोगे तो यहां पे जो वैल्यू आपको आएगी ना, ये 1000 टुकड़ों का एडिशन करने के बाद, बी इंटू डीएल कंपोनेंट का एडिशन करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी ना, वो वैल्यू किसके बराबर होगी पता है? उनका ऑब्जर्वेशन ऐसा रहा कि वो वैल्यू जिस मीडियम में आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी मल्टीप्लाई बाय ये लूप के अंदर बाउंडेड करंट के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगी। यस और नो? ये लूप के अंदर झांकोगे तो आपको जितना करंट दिखेगा ना, ये लूप के अंदर, ये लूप है, अंदर झांको तो आपको कितना करंट दिखेगा? जैसे कि यहां पे तो एक ही कंडक्टर है तो मुझे एक ही करंट आई दिखेगा। तो ये करंट को जिस मीडियम में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो इतनी वैल्यू ये आएगी, ऐसा उन्होंने बताया। ये इनका ऑब्जर्वेशन था। यस और नो? आई बात समझ में? उनका ऑब्जर्वेशन क्या था? उनका ऑब्जर्वेशन ये था, दिस इज द ऑब्जर्वेशन। यस और नो? कि आप एक वर्चुअल लूप, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में एक वर्चुअल लूप अज्यूम कर लो। ये लूप को आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो। ठीक है, उन्होंने बताया छोटे छोटे, आप चाहो उतने टुकड़े बना सकते हो। आप चाहो 1000 टुकड़े तो आप 1000 टुकड़े करो। आप चाहते हो 1 लाख टुकड़े करना चाहते हो तो उतने करो, वो आपके ऊपर है। कितने सेक्शन में डिवाइड करना वो आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन टुकड़े छोटे छोटे होने चाहिए। तो हर एक टुकड़ों के लिए फिर क्या करो, हर एक सेक्शन के लिए आप एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय उसकी लेंथ, हर एक टुकड़े की लेंथ को वहां पे आने वाली, टुकड़ा जहां पे है वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और बीडीएल कंपोनेंट एक कंप्यूट करो हर एक टुकड़ों के लिए। और हर एक टुकड़ों के लिए आपने बीडीएल कंपोनेंट कंप्यूट कर दिया, फिर उनको क्या करो, सभी का बीडीएल कंपोनेंट जोड़ दो। ठीक है, ऐड कर दो। तो एडिशन की जो वैल्यू निकलेगी ना बच्चों, वो एडिशन की जो वैल्यू निकलेगी ना, वो वैल्यू किसके बराबर होगी? जिस मीडियम में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी मल्टीप्लाई बाय वो लूप के अंदर झांकने से जितना करंट आपको दिखेगा वो करंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। यस और नो? आई बात समझ में? तो ये इनका ऑब्जर्वेशन था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये हमें ऑब्जर्वेशन दिया, जिसको यहां पे सेंटेंस के फॉर्म में लिखा है कुछ भी नहीं, सेंटेंस के फॉर्म में लिखा है। तो क्लियर हुआ उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, क्या ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिया था? क्लियर है ये पॉइंट? यस और नो? बीडीएल कंपोनेंट कंप्यूट करो छोटे छोटे टुकड़ों के लिए और फिर उसको जोड़ दो। ठीक है, उसको जोड़ोगे तो जो वैल्यू आएगी वो μ0 इंटू ये लूप में बाउंडेड करंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। यस और नो? तो अभी यहां से ये समझ में आता है कि भाई छोटे छोटे टुकड़ों के लिए हमें हर एक टुकड़ों के लिए बी इंटू डीएल कंप्यूट करना है और फिर उनको ऐड भी करना है। तो क्यों ना हम इसको, क्योंकि जब भी आप ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को देखो ना ध्यान से, छोटे छोटे टुकड़ों के लिए बी इंटू डीएल को कंप्यूट करते जाओगे और फिर ऐड करते जाओगे तो आप पूरी एक लूप घूम लोगे। और यहां पे क्योंकि ऐड ही करना है तो एक काम करते हैं ना, यहां पे सीधा इंटीग्रेशन यूज कर लेते हैं। एडिशन, इंटीग्रेशन का काम क्या है? टू इंटीग्रेट मतलब कि ऐड करना, जोड़ना। यस और नो? तो इसीलिए हम इंटीग्रेशन का यूज कर लेते हैं। हम इसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रल बी इंटू डीएल, है कि नहीं? इंटीग्रल बी इंटू डीएल। तो सारी टर्म ऐसे मैंने 1000 टुकड़े किए तो मुझे 1000 टाइम्स बी डीएल प्लस करके नहीं लिखना पड़ेगा, सीधा मैं इसको इंटीग्रेशन से बता सकता हूं, आसान हो जाएगी चीजें। ये सुनो, और फिर मैंने क्या मार्क किया, तो जब भी मैं ऐसे टुकड़ों को जोड़ता जा रहा था, बी इंटू डीएल कंपोनेंट जोड़ता जा रहा था, तो कहीं ना कहीं मैं पूरी लूप घूम रहा था, पूरी लूप कंप्लीट करूंगा, इसलिए मैंने इसको बता दिया क्लोज लूप। तो ये जो इंटीग्रेशन हुआ वो क्लोज लूप वाला हुआ, है कि नहीं? तो ये हो गई हमारी टर्म दैट इज इक्वल टू μ0 इंटू आई। फिर मुझे ये समझ में आया, मुझे नहीं, एम्पियर जी ने ये बोला था, तो फिर ये समझ में आया कि भैया ये μ0 इंटू आई करंट होती है टेंसर क्वांटिटी, मतलब कि अगर फ्लो करनी है तो तब डायरेक्शन की जरूरत है, मतलब कि वो वही डायरेक्शन में फ्लो करेगी। लेकिन जब भी ऐड होनी है या डिफरेंशिएट होनी है, मतलब कि अलग होनी है, ठीक है, ब्रांच में डिवाइड होनी है, दो ब्रांच आ रही है सामने से तो ब्रांच में डिवाइड होनी है, तो वो हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी। मतलब कि इसको अभी के लिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करना है तो अभी के लिए मैं इसको क्या मानूं? स्केलर। तो अगर ये स्केलर है, μ0 एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो दोनों तो स्केलर आंसर आएंगे। और यहां पे देखोगे तो B वो एक मैग्नेटिक फील्ड, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड डीएल इट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, तो ये दोनों तो वेक्टर है। राइट हैंड साइड पे आंसर चल रहा है स्केलर में और लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर आ रहा है वेक्टर में। यस और नो? तो कहीं ना कहीं क्या हमें वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर आंसर दे सकता है? जी हां। कौन सा मल्टीप्लिकेशन वेक्टर का? क्रॉस या डॉट?
डॉट प्रोडक्ट। तो कहीं ना कहीं यहां पे बीच में क्या लग गया, डॉट। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है ना, इट इज द डॉट मल्टीप्लीकेशन, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू क्वांटिटीज। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होकर हमें आंसर क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा, जो राइट हैंड साइड के साथ स्केलर के साथ मैच करेगा। या सुनो, तो ये इनका ऑब्जर्वेशन था, किनका, एम्पियर जी का। उन्होंने बताया कि अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में अगर कोई एक लूप अज्यूम करते हो और उस लूप के छोटे छोटे टुकड़े करते हो, हर एक टुकड़ों के लिए B इंटू DL एक कंपोनेंट, वहां पे B इंटू DL मतलब कि जिस टुकड़े के ऊपर वहां पे आप ऑब्जर्वेशन लेना चाहते हो, B इंटू DL कंप्यूट करना चाहते हो, वो DL टुकड़े के लिए ऊपर इस स्टार की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो B इंटू DL हर एक टुकड़ों के लिए, क्योंकि टुकड़ों की पोजीशन चेंज होगी तो उसके हिसाब से अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो हर एक जगह पे B रहेगा, लेकिन अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो हर एक जगह पे B नहीं रहेगा। या सुनो, तो आप क्या करो, B इंटू DL कंप्यूट करो हर एक टुकड़ों के लिए और फिर सबको जोड़ दो। तो जोड़ने पे उन्होंने देखा कि जो मैग्नीट्यूड आया ना, ये जो वैल्यू आई जोड़ने के बाद, वो वैल्यू किसके साथ मैच कर रही थी, μ0 इंटू I के साथ मैच कर रही थी। क्लियर हुआ पॉइंट, क्लियर है, यस और नो। तो यही था हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ, है ना, सिंपल एकदम। एम्पियर सर्किटल लॉ एकदम सिंपल है। देखो स्टेटमेंट यही लिखा है, जो लिखा है, जो मैंने समझाया वही लिखा है। स्टेटमेंट लिखने के लिए बरोबर है, यस और नो, लेकिन समझना है तो आप उसको ऐसे समझ सकते हो। क्लियर हुआ ये पॉइंट। सो दिस इज ऑल अबाउट एम्पियर सर्किटल लॉ। अभी आगे बात करते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ तो समझ में आ चुका है, अभी आगे बात करते हैं तो भैया इसकी एप्लीकेशन क्या है, हम इसको कहां यूज कर सकते हैं। देखो एम्पियर सर्किटल लॉ, उन्होंने तो ऐसा बताया था कि भैया ये मैग्नीट्यूड इसके बराबर होता है, लेकिन हमें तो उसका कुछ यूज निकालना पड़ेगा। तो हमने इसका यूज क्या किया, हमने इसका यूज कर दिया किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से आने वाले मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए। बच्चे सोचो ना, यहां पे ये जो रिलेशन बनता है, ये रिलेशन किसके बीच का है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वो छोटा सा सेक्शन के बीच का है। लेकिन अगर सोचो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट होता तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ सकता है, जी हाँ। तो भैया ये वाली टर्म डिनोमिनेटर में जा सकती है, जी हाँ। तो कहीं ना कहीं मुझे पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या इसके द्वारा मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिल सकता है, जी हाँ मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं एम्पियर सर्किटल का लॉ यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। ये सुनो, हालांकि उनका जो ऑब्जर्वेशन रहा था वो ये रहा था कि इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा यूज करके, थोड़ा सा फंडा लगा के, कॉन्सेप्ट लगा के, डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लगा के उसको अलग करके, अगर मैग्नेटिक फील्ड हम अगर मान ले कि कांस्टेंट जनरेट हो रहा है तो उसको मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। तो चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी। कितनी आसान होगी, आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। बच्चों क्या आपको पता है कि ये करंट कैरिंग इनफाइनाइट लेंथ वाला जो वायर है उसकी वजह से किसी पॉइंट के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है। अगर आपको वो पता है तो वही फॉर्मूला हम वापस लेके आएंगे यूजिंग दिस एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो समझ में आया लॉ क्या था उनका जो ऑब्जर्वेशन रहा था वो ये रहा था। आप पूरा सेंटेंस ना पढ़ के आप उसको ऐसे भी दिखा सकते हो, दिस इज द फाइनल लॉ। ठीक है, यही उनका ऑब्जर्वेशन रहा था कि क्लोज लूप इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डीएल वेक्टर किसके बराबर होगा, μ0 इंटू आई इनके बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों। ये जो लूप आप अज्यूम करते हो ना, इसको बोला जाता है एम्पियरन लूप। इसको क्या बोला जाता है, एम्पियरन लूप। ठीक है, एम्पियरन लूप। ये लूप आप कोई भी अज्यूम कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप सर्कल ही अज्यूम करो, आपके ऊपर है। लूप का कोई भी शेप हो सकता है। फर्क यह है कि वो लूप की लेंथ आपको पता होनी चाहिए। मतलब कि कोई भी लूप आप अज्यूम तो करो, लेकिन उसकी लेंथ आपको पता होनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लेंथ कहीं ना कहीं हमें प्लेस करनी पड़ेगी फॉर्मूला में अंदर। जब भी फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, तब आपको वो लेंथ वहां पे प्लेस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप लूप कोई भी ले सकते हो, लेकिन उसकी लेंथ पता होनी जरूरी है। ये सुनो, तो मैं हमेशा, क्योंकि हमारे पास जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर आएगा ना, वायर आएगा, तो वायर सिलिंड्रिकल नेचर वाला होगा। तो सिलिंड्रिकल नेचर ये वायर है, तो उसके सराउंडिंग में मैं कौन सी लूप अज्यूम कर सकता हूं। पूरा सिलेंडर तो यूज करने की जरूरत नहीं है ना, यहां पे सिर्फ लाइन इंटीग्रल है। ध्यान से देखोगे तो ये डीएल है और ये क्लोज लूप इंटीग्रल, क्लोज सरफेस नहीं है, लूप है। मतलब कि ये तो लाइन इंटीग्रेशन है। लाइन इंटीग्रेशन है तो यहां पे मुझे एक लाइन ऐसी बनाओ कि जो पूरा एक पाथ कंप्लीट कर दे। वो चाहे स्क्वायर हो सकती है,
वो चाहे सर्कल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, सिलेंडर के अक्रॉस में एक सर्कल अज्यूम कर लूंगा। सिलेंडर के अक्रॉस में पूरा सिलेंडर यूज करोगे, सिलेंडर को अज्यूम करोगे तो एक सरफेस हो जाएगी क्लोज। या सुनो, हमें वो नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें यहां पे लाइन इंटीग्रेशन करना है। तो मुझे एक पर्टिकुलर एक लूप, छोटी सी एक वायर की फ्रेम आप अज्यूम कर लो, जो अंदर से देखोगे यहां से तो आपको उसका एरिया मतलब कि उसमें कुछ होगा नहीं, ठीक है, वो सिर्फ लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। वो लाइन जहां से जा रही है वहां पे जितने पॉइंट है उसको कवर करती जाएगी, बीच में कुछ भी नहीं होगा। या सुनो, ऐसी लूप अज्यूम, इसको बोला जाता है लूप। या सुनो, एरिया एंड लूप, लाइन इंटीग्रेशन एंड सरफेस इंटीग्रेशन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो यहां पे हमें लाइन इंटीग्रेशन करना है, तो मैं एक सिर्फ सिंगल एक सर्कल को अज्यूम कर लूंगा। जैसे कि ये सर्कल है, तो ये सिलेंड्रिकल वायल है, मैंने क्या कर दिया, तो ये सर्कल को अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो ये हो गई मेरे लिए लूप, अभी इसी लूप को ऑब्जर्व करके आपको यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। यस और नो? चलो, तो पॉइंट सिंपल है। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं कि क्या सच में ये काम करता है, क्या सच में ये एम्पियर लॉ हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए काम करेगा कि नहीं करेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, जो ऑलरेडी हमने डिराइव किया है ना, वही वापस डिराइव करेंगे, बट यूजिंग दिस एम्पियर लॉ। तो हमने देखा था, बायो-सावर्ट लॉ से हमने निकाला था कि अगर मुझे कोई एक इनफाइनाइट लेंथ का, समझना, एक इनफाइनाइट लेंथ का अगर मुझे एक करंट कैरिंग कंडक्टर दिया जाए, तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, मान लो कि ये वाले करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है और यहां से d डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट P है, तो ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर ये वाले पॉइंट के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, आपने निकाला था, हमने भी निकाला था, सबने निकाला था। हमें पता है कि फॉर्मूला क्या लगेगा, μ0I अपॉन 4πd इंटू साइन थीटा वन, थीटा वन इनफाइनाइट लेंथ है तो 90 डिग्री, साइन थीटा टू नीचे भी इनफाइनाइट लेंथ है तो वो भी 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 4 1/2 हो जाएगा, मतलब कि ये μ0I अपॉन 2πd होगा, ठीक है। खैर, ये फॉर्मूला हमें पता है, इसलिए इसमें डायरेक्टली वैल्यू प्लेस कर सकते हो, लेकिन आपको ये भी पता है कि वो फॉर्मूला डिराइव करना कितना लेंथी प्रोसेस था। यस और नो? सोचो, अगर वो लेंथी प्रोसेस में अगर नहीं पढ़ना है और सीधा डायरेक्टली आंसर देना है, तो क्या हम एम्पियर सर्किटल लॉ से क्या ये फाइंड आउट कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फाइंड आउट करके देखते हैं कि क्या आंसर मैच कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। कितना आसान है एम्पियर लॉ लगा के ये फाइंड आउट करना, वो समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ ऑफ दिस एम्पियर लॉ, वैसे प्रूफ की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि क्या सच में यह काम करेगा कि नहीं करेगा। तो बच्चों सोचो, मान लो कि ये हमारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर, और मुझे यहाँ पे ये वाले पॉइंट P के ऊपर, जहां पे वो हमने अज्यूम किया था वही वाला पॉइंट, मान लो कि ये दूरी कितनी है, D के बराबर है, ये दूरी कितनी है, D के बराबर है, और ये वाले पॉइंट के ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अज्यूम दैट द करंट इज मूविंग इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। चलिए, तो अभी मुझे ये पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो निकालनी है, बट यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर जी ने क्या बताया? एम्पियर जी ने यह बताया कि भाई, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उनका ऑब्जर्वेशन ये रहा था, लेकिन अभी हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की। तो उन्होंने बताया था कि आप क्या करो, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस में अगर आपको कुछ फाइंड आउट करना है, तो आप पहले तो एक लूप अज्यूम कर लो, ठीक है। बिना लूप के तो काम नहीं हो पाएगा। तो आप एक काम करो कि ये पेन है, मान लो कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर थे, उसके सराउंडिंग में जिस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ना, वो पॉइंट की रेडियस लेके, ठीक है, ये तार से वो पॉइंट की रेडियस लेके एक सर्कुलर लूप बना दो। एम्पियर जी ने ऐसा नहीं बोला था, लेकिन हम इसको सॉल्व करने के लिए यही समझेंगे। यस और नो? क्या करना है, कोई भी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है यूजिंग द एम्पियर सर्किटल लॉ। तो आपको क्या करना है, आपको तार से ये पॉइंट तक की रेडियस लेके एक सर्कुलर लूप बनानी है। यस और नो? तो मैंने मान लो कि ये सर्कुलर लूप बना दी, कितनी रेडियस की, तो भैया ये पॉइंट P कितनी दूरी पे है, पॉइंट P तार से D दूरी पे है, तो मैंने उतनी रेडियस की एक लूप बना दी। क्लियर है? ठीक है। अगर मैं उसको क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है ना, यहां से करंट जा रहा है और मैंने ऐसे लूप अज्यूम किया, अगर मैं उसको ऐसे कर देता हूं तो अभी मुझे करंट अंदर की ओर जाता दिखेगा।
ठीक है, तो मैं इसका पहले ये व्यू था, अभी मैं क्या करता हूं, नीचे से देखता हूं। नीचे से मतलब कि नीचे से कैसे देखो, एक काम करो, इसको ही ऐसे कर दो और अभी यहां से देख रहा हूं, तो यहां से देखूंगा तो मुझे करंट अंदर जाता नजर आएगा। तो ये हो गई करंट की डायरेक्शन। और हमें क्या करना है, इसी का व्यू है, ठीक है, हमें डी रेडियस की एक लूप बनानी है। सो ये हो गई डी रेडियस की एक सर्कुलर लूप। मान लो वो वाला पॉइंट जो भी P है वो यहां पे है, ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट P। तो जब हमने इसको तार को ऐसे किया तो हमें ये वाली सिचुएशन दिखेगी, है कि नहीं। और ये रेडियस कितनी है, D के बराबर है। रेडियस कितनी है, D के बराबर है। क्लियर है, इतना क्लियर है, क्लियरली विजिबल है ना यहां पे। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, विजिबल है। चलो, तो इतना तो क्लियर हुआ। अभी क्या करना है, चलो लूप तो अज्यूम कर ली, अभी एम्पियर जी का लॉ लगाना है। तो अभी क्या करना है, चलो कोई भी करंट करेंगे कंडक्टर की वजह से, अगर किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या करना है आपको, वो तार से ये पॉइंट जहां पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उतनी डिस्टेंस लेके, उतनी रेडियस लेके आपको उसके अक्रॉस में, तार के अक्रॉस में उतनी रेडियस लेके एक सर्कुलर लूप अज्यूम कर लेनी है। मैंने लूप ड्रॉ कर लिया। अभी क्या करना है, अभी आपको लूप की एक डायरेक्शन अज्यूम करनी है। लूप की एक डायरेक्शन मतलब कि ये सर्कल जब भी आप लूप बनाओगे तो कौन सी डायरेक्शन में आपने लूप बनाई। भैया कोई भी सर्कल बनाते हैं तो क्या करते हैं, या तो मैं सर्कल बनाना चाहता हूं, या तो पेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा, है कि नहीं। या तो मैं उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसी तरह यहां पे आपने जो लूप अज्यूम की, तो कहीं ना कहीं आपने कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको बनाया होगा ना। या सुनो कि भैया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के मैंने सर्कल बनाया, या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के मैंने सर्कल बनाया, है कि नहीं। तो ऐसी कोई एक तो डायरेक्शन होगी ना जिस डायरेक्शन आपने ये सर्कल बनाया होगा। या सुनो, आपने इमेजिन किया, ऐसे थोड़ी ना कि दो टुकड़े यहां से दो, यहां से दो, यहां से, फिर ऐसे जोड़ते गए जोड़ते, ऐसे थोड़ी ना सर्कल बनता है। अगर मैं बोलूं कि सर्कल ड्रॉ करो तो आप क्या करोगे, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसी पॉइंट से, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे। तो कहीं ना कहीं वो सर्कल बनाने के लिए आपने कोई एक डायरेक्शन को तो फॉलो की होगी ना, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। मान लो बच्चों मैंने यहां पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है, तो पहले आपने जिस डायरेक्शन में ये लूप बनाई है ना, वो लूप की डायरेक्शन अज्यूम कर दो। सर लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा जब मैं सर्कल बनाऊंगा तब की कौन सी डायरेक्शन होगी। अरे दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, कोई भी एक डायरेक्शन यार अज्यूम कर लो ना। जरूरी नहीं कि एवरी टाइम आप एंटी क्लॉकवाइज ही यूज करो या फिर क्लॉकवाइज, या फिर ये याद रखो कि भैया कौन सी डायरेक्शन है। अरे भैया हर एक क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो हर एक क्वेश्चन के लिए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो हर एक क्वेश्चन के लिए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आंसर अपने आप सेट हो जाएगा, सारी चीजें समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। कोई भी पहले तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की लूप अज्यूम कर लो, ठीक है। मान लो कि मैंने यहां पे लूप की डायरेक्शन क्या अज्यूम की, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में लूप घूमी, यस और नो। मतलब कि मैंने जब ये लूप अज्यूम की तो मैंने ये डायरेक्शन को फॉलो किया था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को सर्कल बनाने के लिए, यस और नो। वो आपके ऊपर है, आप एंटी क्लॉकवाइज भी याद कर सकते हो। अगर ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है तो एवरी टाइम कोई भी एक डायरेक्शन को पकड़ लो। एवरी टाइम लगा रहे हो ये लो, तो एक काम करो, कोई भी एक ही डायरेक्शन को पकड़ लो, यस और नो, एक ही डायरेक्शन को पकड़ लो। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। चलो, तो लूप की डायरेक्शन तो समझ में आ गई। हाँ, एम्पियर जी ने बताया कि पहले तो एक लूप अज्यूम कर लो, फिर उसकी डायरेक्शन यहां पे अज्यूम कर लो। हमने यहां पे लूप की डायरेक्शन अज्यूम कर ली। सो दिस इज द डायरेक्शन जो ये मैंने दिखाई है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लूप, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लूप, ठीक है, वो लूप की डायरेक्शन है। क्लियर है। अभी क्या करो, अभी मेरा लॉ लगाओ, मतलब मेरा नहीं, एम्पियर जी का लॉ लगाओ, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओ, यस और नो। लूप की डायरेक्शन अज्यूम कर ली, अभी क्या करना है, अभी लॉ लगाना है। तो अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, क्लोज लूप इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ डीएल वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू जीरो इंटू आई इन, म्यू जीरो इंटू आई इन, ठीक है। बच्चों ध्यान से देखो, ये वाले करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट कितना है, आई के बराबर। तो इसी को मैंने ऐसे किया है ना, और यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मुझे करंट की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए, करंट तो इतना ही होगा ना, यहां से नीचे से ऊपर जाता दिखेगा। जैसे आप इसको ऐसे करोगे तो यहां से अभी वो अंदर जाता दिखेगा, करंट की वैल्यू तो उतनी ही होगी, करंट की वैल्यू तो उतनी ही होगी ना, यस और नो, है कि नहीं। तो चलो, तो ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ जो हमने यहां पे लिखा, अभी उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। तो मुझे पता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना बच्चों,
तो आपको पता होना चाहिए कि ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, वेयर द थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। नए मत बनो, आपको ये सारी चीजें पता है, आप 11th में पढ़ चुके हो, है कि नहीं। तो यहां पे भी ऐसा ही है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डीएल इंटू कॉस थीटा। अभी एंगल की बात आई भैया, एंगल, ये थीटा शुड बी द एंगल बिटवीन बी एंड डीएल। तो अभी मुझे ये जानना है कि भैया डीएल एंड बी के बीच का एंगल में यहां पे कितना लिखूं, बी और डीएल के बीच का एंगल में यहां पे कितना लिखूं। ठीक है, सारी कहानी यहां पे आके रुक गई। ये सुनो, व्हाट शुड बी द एंगल। आइए आसानी से एंगल को भी फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से समझना, सारी चीजें समझ आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। यस और नो। चलिए, तो क्या आपने डीएल की डायरेक्शन देखी? पहले मुझे यह बताओ कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल। सर लेकिन हमने यहां पे छोटा टुकड़ा तो कोई अज्यूम किया ही नहीं है, छोटा टुकड़ा तो अज्यूम किया ही नहीं है। वेरी गुड। चलो, वैसे देखा जाए तो अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी के लिए, क्योंकि पहली बार इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी के लिए हम यहां पे छोटा टुकड़ा अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, मान लो बच्चों वो छोटा टुकड़ा कौन सा है पता है, डीएल लेंथ वाला, वो छोटा टुकड़ा है ये, दिस इज द स्मॉल टुकड़ा हुज लेंथ इज डीएल, है कि नहीं। तो ये छोटा टुकड़ा है मान लो, ठीक है, जिसका मैं ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं, मतलब कि उसके ऊपर जितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उसको मैं फिर इंटीग्रेट कर दूंगा पूरी लेंथ के लिए। यही हुआ ना, ये है कि नहीं। ये सुन, तो मैंने वो टुकड़ा ये लिया। अभी सोचो ये डीएल जो भी है उसकी डायरेक्शन कौन सी हो सकती है बच्चों। डीएल की डायरेक्शन अगर निकाल लें तो आप ये सोचो कि ये सर्कल बना कैसे, ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के। ये सुनो, ये सर्कल बना कैसे, ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये टुकड़े को जोड़ने के बाद मुझे, अगर मान लो कि मैंने लूप की डायरेक्शन ये अज्यूम की है, तो कहीं ना कहीं ये सर्कल मैंने ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया है। ये सुनो, यहां से स्टार्ट करके ऐसे घूमा था और फिर ऐसे जोड़ता गया और सर्कल बना। तो सोचो ये डीएल की डायरेक्शन क्या हो सकती है। यहां पे देखो तो डीएल की डायरेक्शन क्या होगी, क्या ये वाली डायरेक्शन में आएगी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट टुकड़ा कौन सा होगा, इसके बाद ये डायरेक्शन में आएगा। पीछे जाऊंगा कि आगे जाऊंगा सर्कल को बनाने के लिए, आगे जाऊंगा तो ये डायरेक्शन होगी डीएल की। अभी यहीं पे ये भी देखो कि डीएल की डायरेक्शन तो पता चल गई कि डीएल ये डायरेक्शन में, इसके बाद नेक्स्ट आगे ये डायरेक्शन में बढ़े, उसके बाद आगे, उसके बाद आगे, उसके बाद आगे, उसके बाद पीछे नहीं जाना। या सुने, सर्कल में ऐसे बना रहा हूं, तो जो लूप की डायरेक्शन है वही डीएल की डायरेक्शन हो जाती है कि नहीं। डीएल ऐसा ही छोटा छोटा टुकड़ा अज्यूम कर दे, सारे टुकड़े ऐसे ज्वाइंट करोगे ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तब जाके आपको एक पूरी लूप मिलेगी। तो वो लूप की जो डायरेक्शन है वो अल्टीमेटली किसकी डायरेक्शन है, डीएल की डायरेक्शन है कि नहीं, डीएल की डायरेक्शन है। समझ में आया, यस और नो। अब वहां पे मैग्नेटिक, क्योंकि एंगल किसके बीच का है, डीएल एंड बी के बीच का, डीएल की डायरेक्शन तो समझ में आ गई। कोई भी टुकड़ा, यहां का टुकड़ा पसंद करोगे तो यहां का टुकड़ा की डीएल की डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन, यहां का तो ये, यहां का तो ये, ठीक है। डायरेक्शन जो लूप की डायरेक्शन वही तो डीएल की डायरेक्शन है कि नहीं। चलो अभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो बच्चों इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ये वाले छोटे टुकड़े के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है वो छोड़ो, कौन सी डायरेक्शन में आ सकता है वो सोचो। यस और नो। तो उसके लिए मैं राइट हैंड पाम रूल का यूज करूंगा। ये होगा मेरा थंब जो पॉइंट आउट करेगा करंट की डायरेक्शन को। ये फिंगर्स जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो डायरेक्शन में। तो देखो डायरेक्शन क्या आई, डायरेक्शन क्या आई। क्या आपको नहीं लगता कि डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की भी यही आई जो डायरेक्शन डीएल की है, जो डायरेक्शन डीएल की है। नहीं समझे, नहीं समझे, अच्छा छोड़ो छोड़ो समझाता हूं। क्या इतना तो समझना कि डीएल की डायरेक्शन क्या है, जो डायरेक्शन लूप की है वही डीएल की डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन लूप की है वही डीएल की डायरेक्शन है कि नहीं। इतना तो समझ में आया। या सुनो, मैंने कहीं ना कहीं ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़ों को ये लूप की डायरेक्शन में जोड़ा होगा, तब जाके मुझे पूरा सर्कल मिला होगा, है कि नहीं। तो जो डायरेक्शन मैंने लूप का अज्यूम किया है वही तो डीएल का डायरेक्शन होता है। अभी देखो डीएल का डायरेक्शन यहां पे क्या है, डीएल का डायरेक्शन मतलब कि लूप का डायरेक्शन क्या है, तो भैया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां पे देखो ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो लूप का डायरेक्शन क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड जो भी आएगा उसका डायरेक्शन भी देखो। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, यहां पे ये डायरेक्शन में। यहां पे आगे बढ़ते जाओ तो ये अरे रोटेट करते जाओ ना, यहां पे रोटेट करते जाओ, रोटेट करते जाओ हर एक पॉइंट के हर एक छोटा छोटे टुकड़े के ऊपर। यहां का टुकड़ा है तो मैग्नेटिक फील्ड ये, यहां का टुकड़ा है तो मैग्नेटिक, अरे देखो 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 मैग्नेटिक फील्ड, ये तार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यस और नो, मतलब कि जिस डायरेक्शन में लूप है वही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो कोई भी टुकड़ा पसंद हो, यहां का टुकड़ा लोगे तो जो डायरेक्शन डीएल की होगी वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी, यहां का टुकड़ा तो उसके लिए भी जो भी डायरेक्शन डीएल की होगी वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी। तो यहीं से देखना है, यहीं से पता चल जाएगा, यहीं से आप ये एंगल लगा सकोगे कोई भी एक छोटे टुकड़े के ऊपर जो डायरेक्शन डीएल की होगी वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी। मतलब कि दोनों की डायरेक्शन सेम, इसका मतलब क्या, एंगल क्या बनना चाहिए, जीरो। एंगल क्या बनेगा, जीरो। तो बच्चों ये एंगल क्या बना, 0 डिग्री, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, है कि नहीं। कॉस जीरो कितना हो जाएगा, कॉस जीरो कितना हो जाएगा, 1। कॉस जीरो 1, मतलब कि ये हो गया क्लोज लूप इंटीग्रल बी इंटू डीएल, दैट इज इक्वल टू म्यू जीरो आई इन, है कि नहीं, यस और नो। अच्छा ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने ये जो करंट माना है ना, ये तार के अंदर वो स्टेडी करंट है, और स्टेडी कर एक ही अकेला बेचारा अटोला करंट है, साइड में आसपास सराउंडिंग में कोई दूसरा और कोई करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं है। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड ये लूप के ऊपर आपको जहां जहां पे आप फाइंड आउट करना चाहते हो, छोटे छोटे सेक्शन लेना चाहते हो, वो सारे सेक्शन के ऊपर जो भी फील्ड आएगा किसकी वजह से आएगा, ये करंट की वजह से आएगा, ठीक है। और क्योंकि वो करंट एक स्टेडी करंट है, कांस्टेंट करंट है, तो उसकी वजह से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो क्या मैं यहां से बी को अभी इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकता हूं, जी बिल्कुल, आप इसको बाहर निकाल सकते हो। ये हो गया म्यू जीरो इंटू आई इन। अभी आई इन का वैल्यू प्लेस करते हैं बच्चों, आई इन का वैल्यू प्लेस करते हैं। आई इन का मतलब क्या, एम्पियर जी ने बोला कि जो लूप आपने अज्यूम किया है ना उसके अंदर झांको, झांक के देखो कि ये लूप के अंदर टोटल कितना करंट दिखाई दे रहा है, टोटल कितना। यहां पे अकेला कंडक्टर है तो एक ही करंट दिखेगा, हो सकता है कि यहां पे दूसरा एक कंडक्टर उसके नजदीक में है तो उसकी वजह से मान लो कि करंट बाहर की आ रहा है, बाहर के तो एक करंट ऐसा दिखेगा। मान लो कि तीसरा भी एक बार है जो अंदर की तरफ जा रहा है करंट, तो ये भी दिखेगा, ठीक है। कोई एक और है जो बाहर जा रहा है, तो यहां पे ये लूप के अंदर बाउंडेड कितना टोटल करंट है वो आपको यहां पे सोचना है, वो आपको यहां पे सोचना है। आ रहा है समझ में धीरे धीरे, है कि नहीं, यस और नो। तो वो आपको सोचना है यहां पे। तो अब जब मेरे केस में तो एक ही कंडक्टर था, उसकी डायरेक्शन भी समझाता हूं, ध्यान से समझना। मेरे लिए तो यहां पे एक ही कंडक्टर था, तो एक ही कंडक्टर था तो एक ही करंट मुझे दिखेगा। जब मैंने यहाँ पे अंदर झांका तो मुझे क्या दिखा, एक ही करंट दिखा। अभी सवाल ये आता है कि ये जो करंट मुझे दिखा, करंट तो दिखा आई, लेकिन यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है ना, या तो मैं उसको पॉजिटिव मानूं या तो मैं नेगेटिव मानूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या मानूंगा, मतलब कि ये जो करंट मैं लिखूंगा यहाँ पे, टोटल करंट बाउंडेड इन दिस लूप, वो मुझे दिख रहा है आई, मैग्नीट्यूड तो आई के बराबर है, लेकिन क्या वो प्लस मानो कि माइनस मानो। तो बच्चों कब करंट को प्लस लेना है एंड कब करंट को माइनस लेना है वो आप कैसे पता लगाओगे, तो वो आप ऐसे पता लगाओगे। अगर ये करंट के थ्रू जो भी मैग्नेटिक फील्ड आता है उसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ लूप दोनों अगर सेम है, जैसे कि यहाँ पे देखो डायरेक्शन ऑफ लूप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और ये जो करंट है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना उसको भी आप घुमाते जाओ तो वो भी आपको क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर डायरेक्शन ऑफ लूप एंड करंट की वजह से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड उन दोनों के बीच का एंगल जीरो है, मतलब कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये करंट को आप पॉजिटिव ले लो, वो करंट को आप पॉजिटिव ले लो। सोचो यहां पे अगर मैंने क्रॉस नहीं दिया होता और बाहर जाता करंट दिया होता तो अभी क्या होता, तो अभी करंट की डायरेक्शन ऑफ लूप तो क्लॉकवाइज है जो हमने अज्यूम किया, लेकिन अगर आप इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाओगे ना बच्चों, तो थंब को पॉइंट आउट करना है ये पॉइंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स जहां पे फाइंड आउट करनी है वहां पे, तो जो देखते जाओ आपको ये जो डायरेक्शन मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगी वो आपका हैंड कौन सी डायरेक्शन में फोल्ड हो रहा है, फिंगर्स कौन सी डायरेक्शन में फोल्ड हो रहे हैं, वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो डायरेक्शन ऑफ लूप क्लॉकवाइज और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो तब करंट को क्या मानना है, नेगेटिव मानना है, तब करंट को क्या मानना है, नेगेटिव मानना है, यस और नो। क्योंकि मुझे यहां पे, अच्छा क्यों नेगेटिव मानना है उसके पीछे का भी रीजन है, वो आप समझाता हूं आपको, ध्यान से सोचो, हाँ आपको समझ में आ जाएगा, सब सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो यहां पे क्योंकि हमें क्या बोला गया, बाय रूल हम ये मानते हैं कि अगर लूप की डायरेक्शन और करंट की वजह से आने वाले फील्ड की डायरेक्शन अगर दोनों सेम है तो ये वाला करंट को पॉजिटिव लिखो, और अगर अपोजिट है तो नेगेटिव लिखो। सोचो अगर मैंने यहां पे डॉट लिया है तो फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा और डायरेक्शन ऑफ लूप वो क्लॉकवाइज, दोनों अपोजिट, तो मैं यहां पे आई इन क्या लिखूंगा, माइनस आई लिखूंगा, ठीक है। क्यों माइनस आई लिखना पड़ा, क्योंकि उसके पीछे का रीजन है,
तब बच्चों ये b इंटू डीएल इंटू कॉस थीटा, ये थीटा भी तो 180 हो जाएगा ना। सोचो ना, थीटा भी तो 180 हो जाएगा। यहां पे जो कॉस थीटा है वो 180 हो जाएगा, है कि नहीं? अरे भैया ये एंगल किसके बीच का एंगल? बी एंड डीएल के बीच का। मतलब कि अगर ये लूप की वजह से, लूप की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और ये करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। कोई भी एक डीएल देखोगे तो डीएल ये डायरेक्शन में जाता नजर आएगा और मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में, तो होगा दोनों के बीच का एंगल कितना? 180। तो यहां पे भी तो 180 आ जाएगा। तो यहां पे करंट की वैल्यू नेगेटिव और ये एंगल 180, मतलब कि यहां पे भी माइनस, यहां पे भी माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, ताकि आंसर हमें पॉजिटिव ही मिले। यस और नो? आंसर हमें पॉजिटिव मिले। क्लियर हुआ पॉइंट? तो इसीलिए यहां पे ये एजम्पशन ले लेना है हमें। एजम्पशन नहीं बोलेंगे, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर जो लूप की डायरेक्शन आपने अज्यूम की है उसी डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है ये करंट, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव लिखो। यस सुनो, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है तो माइनस लिखो, क्योंकि तब यहां पे बी एंड डीएल के बीच का एंगल भी क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। यस सुनो, तो कहीं ना कहीं ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे? छम्मा छम्मा, आंसर निकलेगा प्लस। क्लियर है? खैर, हमें तो यहां पे डायरेक्शन जो है हमारे करंट जो हमें दिया गया है वो करंट तो अंदर जाता करंट है, ठीक है, वो अंदर जाता करंट है, ये वाला करंट है। और ये 180 को मिटा देते हैं, इसको भी मिटा लेते हैं, ठीक है। तो एंगल 0 है और यहां पे जब मैंने झांका तो देखा कि भैया लूप की डायरेक्शन क्लॉकवाइज और इसकी वजह से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब कि इसको मुझे पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव लेना है तो मैंने जब झांका तब मुझे एक ही करंट दिखा, आई ही दिखा, तो मैंने क्या कर दिया? यहां पे सीधी वैल्यू प्लेस कर दी। आई इन इज नथिंग बट इक्वल टू बाउंडेड करंट इनसाइड दिस लूप। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो ये हो गया म्यू 0 इंटू आई। तो मेरे पास आया क्या? बी इंटू, बच्चों ये इसको बोला जाता है क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ डीएल। मतलब कि ये क्या दिखा रहा है पता है? ये टर्म क्या शो करती है? ऐसे डीएल लेंथ के छोटे छोटे टुकड़ों को एक लूप में जोड़ोगे तो जो टोटल लेंथ बनेगी ना वो होगी ये। ठीक है, वो होगी ये। अभी मुझे ये तो पता है कि सर्कल में अगर मैं छोटे छोटे टुकड़ों को एक पर्टिकुलर क्लोज लूप में जोड़ता जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? पूरा सर्कल। और वही सर्कल की टोटल लेंथ कितनी होती है आपको पता है? 2 पाई आर के बराबर। तो यहां पे यही लाइन इंटीग्रल डीएल, छोटे छोटे टुकड़ों को आप जोड़ोगे, क्लोज लूप बनाओगे तो टोटल कितना मिलेगा? 2 पाई आर। यहां पे रेडियस कितना है? डी के barabar, तो मैं इसको लिखा 2 पाई डी म्यू 0 इंटू आई। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज हैविंग द इनफाइनाइट लेंथ। है ना आसान? एकदम है ना आसान? वैसे तो डायरेक्टली यहीं से आप सीधा ये लिख सकते हो, बीच के जो स्टेप है वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा है। आप मतलब कि 2 स्टेप में इसका आंसर लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वाला फॉर्मूला याद है कि नहीं है, बस इसको अप्लाई करना आना चाहिए, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। b इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई डी। वही आंसर आया था ना वहां पे, यही आंसर यहाँ पे देखे। यस सुनो, यही आंसर आया। क्लियर है पॉइंट? है कि नहीं? अरे भैया क्लियर है कि नहीं? सही यस और नो। ठीक है, तो देख लेते जरा नीचे, वो कटा नहीं है ना? बरोबर है ना? अच्छा ठीक है, बरोबर है। क्लियर हुआ यहाँ तक पॉइंट? बहुत ही सिंपल है ना, आसान है। अच्छा सोचो अगर एक से ज्यादा कंडक्टर दिया गया होता तो क्या होता? मतलब कि यहाँ पे एक करंट नहीं, एक से ज्यादा होता। एक ऐसी सिचुएशन है, तो अब आई इन कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, मान लो एक करंट ये है I1 लेट से, एक करंट यहाँ पे डॉट I2 लेट से, एक करंट यहाँ पे मान लो डॉट लेट से इट इज I3, और एक करंट यहाँ पे है मान लो क्रॉस I4। ठीक है, और ये हमने लूप अज्यूम किया, हमने ये लूप अज्यूम किया। तो लूप तो अज्यूम कर लिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से अज्यूम कर लिए, बहुत ही अच्छा। अभी मुझे यहाँ पे ना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, तो मैंने सेंटर से ये वाली रेडियस ले ली डी। ठीक है, अभी इसके लिए मुझे ये लो लगाना है, तो सारी चीज़ यहाँ तक तो कॉमन रहेगा, b इंटू 2 पाई डी। बात आती है किसकी? आई इन लिखने की। बच्चों यहाँ पे आई इन क्या लिखूं? ठीक है, अगर आपको आई इन लिखना समझ में आ जाए तो काम बन सकता है, आसानी से आप ये निकाल सकते हो। तो बच्चों आई इन बहुत ही सिंपल है, आई इन निकालना बहुत ही सिंपल है। कैसे निकालूं मैं आई इन? बहुत ही सिंपल तरीके से। कैसे? ध्यान से देखो। क्या आपने लूप की डायरेक्शन अज्यूम की थी? जी हाँ, हमने लूप की डायरेक्शन अज्यूम की थी। मैं हमेशा क्या करता हूं? मैं हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप को अज्यूम कर लेता हूं, फिर उसके हिसाब से जो भी करंट वगैरह निकलता है वो उसकी डायरेक्शन के हिसाब से, अगर मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में दे रहा है तो मैं उसको माइनस लगा दूंगा, और साथ में तब एंगल ये भी 180 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपने आप सेट हो जाएगा। या सुनो, हमें सिर्फ यही देखना है कि लूप की डायरेक्शन पहले कोई भी एक अज्यूम कर लो। तो मैंने कर ली क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी देखो,
अभी कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव मुझे यहां पे कंप्यूट करना है। आई इन क्या होगा लिखाओ। तो पहले पहला करंट देखता हूं I1। सर यहां पे इनका डिस्टेंस वगैरह कुछ अलग अलग है तो भी मैग्नेटिक फील्ड इतना ही आएगा। अरे भैया यही तो गेम है, यही तो गेम है। चाहे ये I1 सेंटर से इतना दूरी पे, I2 यहाँ पे, I3 यहाँ पे, I2 यहाँ पे, I3 यहाँ पे, I4 यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमें सोचने की जरूरत नहीं है, एम्पियर जी ने वो सारा सोच विचार करके ये रिलेशन बना के दिया था। तो हमें सिर्फ आंख बंद करके उसको सीधा अप्लाई ही करना है, बात खत्म। हमें सिर्फ सीधा अप्लाई करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट करके देखो, एक लॉ दिया जाता है ना तब ऐसा ही नहीं दिया जाता। उनकी कितनी मेहनत रही होगी, कितना सारी सिचुएशन को उन्होंने सोचा होगा और सोच विचार करके बच्चों ये रिलेशन निकाला होगा। तो जस्ट रिस्पेक्ट देम कि वो रिलेशन इतना जबरदस्त है कि दैट डजंट मैटर कि कौन से तार से ये दूरी कितनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस और नो, उन्होंने सारा सोच विचार करके ऑब्जर्वेशन निकाल के कितने साल तक ये एक्सपेरिमेंट किया होगा और तब जाके उन्होंने फाइनली एक ये रिलेशन बनाया कि हमेशा कोई भी सिचुएशन ले लो, हमेशा ये मूल्य, इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर ही होता है। यस और नो, ये ऐसे नहीं मिलता है। सोच विचार करके, ऑब्जर्वेशन वगैरह करके, इतने सालों की मेहनत के बाद उन्होंने ये रिलेशन निकाला था। तो हमें तो सिर्फ डायरेक्टली लगाना है, जस्ट आई इन क्या कंप्यूट करोगे, फॉर्मूला वही, सारी चीजें वही, दैट्स इट। सिर्फ आई इन की वैल्यू लगा दो, बात खत्म। आपको इतने तार की, जितने भी यहां पे, उतने तार की वजह से पॉइंट पी के ऊपर आने वाला मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। क्लियर है? अच्छा, तो आई इन कैसे लिखे? आसान है ना। मैंने क्या बोला था, अगर कोई करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ लूप अगर दोनों सेम है तो पॉजिटिव मानो, अगर अपोजिट है तो नेगेटिव मानो। तो जैसे कि पहले करंट की बात करो, I1 करंट की डायरेक्शन इनसाइड है और इनसाइड की वजह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाओगे तो क्या मिलेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है कि नहीं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो I1 क्या होगा हमारे लिए? पॉजिटिव। तो आई इन कंप्यूट करने के लिए मैं लिखूंगा I1 प्लस, ठीक है, I1 प्लस पॉजिटिव आएगा। अभी I2 की बात करते हैं। I2 क्या? I2 की वजह से देखो, थंब को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट आउट, करंट बाहर की ओर आ रहा है, मतलब कि ये डायरेक्शन, फिंगर्स को यहां पे पॉइंट आउट, फिर देखते हो, घुमाते जाओगे तो आपको डायरेक्शन कौन सी नजर आएगी? एंटी क्लॉकवाइज। हमारी लूप क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि इसको हम क्या मानेंगे? माइनस I2। क्लियर है? क्लियर है? सिमिलरली I3 बाहर का करंट है, देखो लूप घूमेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी एंटी क्लॉकवाइज। लूप है क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि उसको भी क्या मानेंगे? माइनस I3, है कि नहीं? एंड द लास्ट वन इज I4। समझ सकते हो, डायरेक्शन देखो क्लॉकवाइज, लूप भी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड भी क्लॉकवाइज, मतलब कि ये हो जाएगा प्लस I4 है ना? सिंपल है ना? क्लियर हुआ पॉइंट सारा? क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये हो गई आई इन की बात। तो ऐसे आई निकाल, 1 2 3 4 जितने भी दिए गए हो सारी चीजें आप आसानी से निकाल सकते हो। डोंट वरी अबाउट इट, आसानी से निकाल सकते हो। सिर्फ आई इन ही तो देखना है, आई इन ही तो देखना है। यस और नो, यही देखना है बस, बात खत्म। आई इन को प्लेस करो, यू विल गेट दी वैल्यूज। क्लियर है? क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये है एम्पियर सर्किटल लॉ। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा उन्होंने क्या समझाना चाहते थे। ये स्टेटमेंट लिखा है, लेकिन वो एक्चुअल में उनका ऑब्जर्वेशन क्या रहा था, क्या वो बोलना चाहते थे, वो मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। यस और नो, आई होप सो कि आपको वो समझ में आए। और उसको कैसे लगाते हैं वो भी हमने समझाया, हमने प्रूफ के तौर पे देख लिया। वैसे ये प्रूफ नहीं लिखना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से ये सारी चीजें बनाई है, लेकिन फिर भी हमें तसल्ली हो जाए कि हाँ भैया, हम ये लॉ लगा के हम ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते। जैसे कि गॉस लॉ था, गॉस लॉ से भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे। एक्चुअल में अगर बोला जाए तो गॉस लॉ का यूज ही वो करते थे कि उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे। ठीक है, उनका ऑब्जर्वेशन अलग था। ऐसा ही कुछ ऑब्जर्वेशन, सरफेस इंटीग्रल याद करो, एरिया वेक्टर E इंटू एरिया वेक्टर इज इक्वल म्यू जीरो नहीं, वहाँ क्यू इन बाई एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, सेम रूल ऐसा कुछ था। वहाँ पे भी गॉसियन पृष्ठ अज्यूम कर लो, गॉसियन सरफेस अज्यूम करो, उसके अंदर बाउंडेड जितने चार्ज है टोटल चार्ज उसको क्यू इन मान लो। आई बात ही समझ में? कुछ याद आ रहा है कुछ? तो बस वही यहाँ पे भी है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एम्पियर सर्किटल लॉ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है, समझ में आ रहा है सारी चीज़ें, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपके जैसे और कोई बच्चे हैं कि जो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज तो देना नहीं है, तो अगर वो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ उनको भी बोलो हमारे चैनल पे आए, सब्सक्राइब करते हैं। हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। यस और नो? सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे। बाय बाय।